नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आपका पुनः स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो अधिगम के नियम से संबंधित जो टॉपिक हम लोगों ने भाग एक में देखा, उसमें भाग एक में हमने मुख्य नियमों का वर्णन किया है और आज हम पुनः अधिगम के नियम को ही लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। और यह भाग दो में हम लोग आज गौण नियम के बारे में चर्चा करेंगे। गौण नियम, इंग्लिश में गौण नियम को कहते हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सबसे पहले अधिगम के नियम के जनक कौन है या किसने अधिगम का नियम दिया, आपको बताया थे पहले ही कि अधिगम के नियम के जनक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य नियम 3 और गौण नियम 5 दिया था। फर्स्ट वीडियो में हमने मुख्य नियम का वर्णन सविस्तार से हमने किया है। अगर आप देखे नहीं होंगे इस वीडियो को तो अधिगम के नियम भाग 1 आप देखिएगा, यह नियम आपका वर्णन पूरा पूर्ण रूप से हमने कर दिया है। आज हम गौण नियम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में बताएंगे। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग को थॉर्नडाइक ने 5 दिया है। कितने? 5। तो यहाँ देखते हैं, पहला मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृशीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। एक क्वेश्चन साधारण सा ही आ जाता है कंपटीशन में, हमारे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र या यूपी टेट या सुपर टेट या अन्य किसी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में निम्नलिखित में कौन भिन्न है। इसमें दिया रहेगा मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो भिन्न अगर छापना है तो अभ्यास का नियम। क्यों? क्योंकि यह मुख्य नियम है और जो 3 हमने बोला यह गौण नियम है अधिगम के। तो ऐसे भी प्रश्न आया, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का गौण नियम नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का गौण नियम है, तो यह नियम दिया रहेगा तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, बहुअनुक्रिया का। तो आप छाप लेंगे बहुअनुक्रिया का। इसलिए आपको यह मुख्य 3 नियम और गौण 5 नियम याद होने चाहिए, तब इससे संबंधित प्रश्न आप बहुत ही सरलतम रूप में आप कर लेंगे। गौण नियम की अगर बात करें तो थॉर्नडाइक ने गौण नियम 5 दिया और उसमें पहला ही नियम दिया मनोवृत्ति का नियम। देखते हैं पहला ही नियम, मनोवृत्ति का नियम। यह कहा कि यदि सीखने वाला, मनोवृत्ति को अगर कहें तो पूर्व सोच। इसमें बताया थॉर्नडाइक ने, यदि सीखने वाले की पूर्व सोच या मनोवृत्ति सिखाने वाले अर्थात शिक्षक और विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक है तो तीव्र गति से अधिगम होगा। यदि नकारात्मक है तो मंद गति से अधिगम होगा। इसलिए शिक्षक को विषय वस्तु सिखाने से पहले उस छात्र की मनोवृत्ति को बदलना चाहिए। अगर नकारात्मक मनोवृत्ति है तो उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, पहले मनोवृत्ति को बदलना। जैसे कुछ छात्रों के दिमाग में पहले से ही विषय वस्तु के प्रति पूर्व धारणा हो जाती है कि हमें संस्कृत नहीं आती, तो ऐसे छात्र की मनोवृत्ति विषय वस्तु के प्रति नकारात्मक है। अगर नकारात्मक है तो कोई भी टीचर संस्कृत पढ़ाए उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि विषय वस्तु के प्रति उनकी सोच ही नकारात्मक है, यह नियम बताता है। तो जो फोबिया है विषय वस्तु के प्रति, पहले से जो डर है, भय है, जटिलता का डर है, तो उस नकारात्मक मनोवृत्ति या धारणा को टीचर को बदलना चाहिए, यही नियम बताता है। यदि शिक्षक के ही प्रति नकारात्मक धारणा है, शिक्षक यदि कहा जाए कि शिक्षक इनको कुछ नहीं, या जो भी टीचर है इन्हें नहीं आता है, तो वह टीचर अगर आपको पढ़ाए, कितनों बेहतरीन शिक्षण कार्य कक्षा में करे,
पहले से ही दिमाग में आप बना लिए कि इनको कुछ नहीं आता, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, कितनों बढ़िया शिक्षण कार्य करे वो, आप उस शिक्षण कार्य से लाभान्वित या आपको अधिगम कम होगा या नहीं के बराबर हो। यदि उसके प्रति आपकी सोच सकारात्मक है तो बहुत ही तीव्र गति से अधिगम होगा। यही नियम बताता है मनोवृत्ति का नियम या सोच, जिसे हम कहते हैं पूर्व सोच। सीधे एक लाइन में अगर इस नियम को स्पष्टीकरण करें तो पूर्व सोच यह कहता है कि अगर पहले से आपकी सोच विषय के प्रति अगर सकारात्मक है, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। अगर विषय वस्तु के प्रति नकारात्मक है तो बहुत मंद गति से अधिगम होगा। इसलिए बालक की या छात्र की सोच को बदलना होगा। जो नकारात्मक सोच है उसे सकारात्मक सोच में लाना होगा। दूसरे नियम की अगर चर्चा करें, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल लर्निंग। तो लॉ ऑफ पार्शियल में क्या है भाई, आंशिक से तात्पर्य है खंड। खंड तो यह कहते हैं कि जटिल से जटिल विषय हो, पहले उसे छोटे छोटे खंडों में बांटा जाए। अगर एक एक खंड का फिर अध्ययन किया जाए तो जटिल से जटिल विषय को सरल से सरल रूप में हम सीख सकते हैं। और याद रखेंगे जो आंशिक क्रिया का नियम है यह पूर्ण रूप से व्यवहारवाद व्यवहारवाद पर आधारित है। जो आंशिक क्रिया व्यवहारवाद भी कहता है कि खंड खंड में बांटिए, तो यह आंशिक क्रिया का नियम व्यवहारवाद पर आधारित है। यह अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अंश मतलब खंड, छोटे छोटे खंड से हम पूर्ण की बात करेंगे। तो यह आंशिक क्रिया का नियम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित है। अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और आंशिक क्रिया में होता क्या है कि जटिल से जटिल विषय हो, पहले उसे छोटे छोटे खंडों में बांटा जाए, फिर एक एक खंड का यदि अध्ययन करें, सीखें, तो सरल से सरल रूपों में हम सीख सकते हैं। अगर उदाहरण के माध्यम से इसको आपको समझाएं, तो एक बच्चा है कक्षा 3 का, यदि उसे पहाड़ा सिखाना है तो एक दिन 2 का, फिर 3 का, दूसरे दिन, तीसरे दिन 4 का, इस तरह से हम अगर 10 दिन अगर लगातार अगर उसे पहाड़ा एक एक खंड खंड का सिखाते रहे तो 10 दिन के अंदर वह 10 तक का पहाड़ा आसानी से याद कर लेगा। यह नियम बताता आंशिक क्रिया का नियम। 2-3 चीजें याद रखना है भाई कि आंशिक क्रिया किस वाद पर आधारित है, तो व्यवहारवाद पर आधारित है। आंशिक क्रिया किस शिक्षण सूत्र का पालन करता है, तो अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र का पालन करता है। तो यह आंशिक क्रिया का भी नियम हमने समझाया। विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरी वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे तो पांचों नियम आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आगे चलते बहु अनुक्रिया का नियम। देखिए नाम से बहु, बहु माने बहुत से, अनुक्रिया माने कार्य का नियम। तो यह कहता है कि बालक के सामने जब कोई भी एक समस्या प्रस्तुत होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए बहुत सी अनुक्रियाएं बालक करता है, बहुत सी अनुक्रियाएं करता है, परंतु सभी अनुक्रिया को वह सीखता नहीं है। केवल उसी अनुक्रिया को सीखता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। तो बालक के लिए जो उपयोगी चीजें हैं वही बालक अधिक से अधिक अधिगम करना चाहता है। इसलिए बालक को उपयोग की चीजें ही सिखाई जाए तो वह अधिक से अधिक अनुक्रिया करके और उन चीजों को सीख लेता है जो उनके लिए उपयोगी होती है। यही नियम बताता है बहु अनुक्रिया। और इसी बहु अनुक्रिया के नियम पर ही ठंडाई का प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आधारित है। ठंडाई का यही बहु अनुक्रिया के नियम पर ही ठंडाई का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। कैसे कि ठंडाई ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था और भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था। खटके के बाहर, पिंजरे के बाहर एक भोजन मछली का टुकड़ा रखा गया।
जैसे मछली का टुकड़ा बिल्ली ने देखा, चारों तरफ उछल कूद करना प्रारंभ किया, बहुत सी अनुक्रिया प्रारंभ की, परंतु उसका पैर अचानक खटके पर पड़ा और दरवाजा खुला और बिल्ली ने भोजन की प्राप्ति कर ली। तो इससे यह हुआ कि पूर्ण रूप से फिर बाद में दूसरा क्रिया, अगर दूसरी बार भोजन रखा गया तो यह देखा गया कि जो इधर उधर उछल कूद कर रही थी वह धीरे धीरे कम होने लगी, सीधे खटका के दबाने से ही भोजन की प्राप्ति वह कर लेती थी। अर्थात वह सीख गई कि खटके के दबाने से ही भोजन की प्राप्ति होगी। तो यह बहु अनुक्रिया के सिद्धांत या नियम का पालन करता है। बहु अनुक्रिया का नियम ठंडाई के सिद्धांत पर पूर्ण रूप से आधारित है। ठंडाई के सिद्धांत क्या है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यह चलते हैं सादृश्यीकरण का नियम। क्या है भाई? सादृश्यीकरण का लॉ ऑफ एनालॉजी कहते हैं कि जब बालक के सामने जब कोई नई समस्या प्रस्तुत होती है तो बालक पूर्व में वैसी ही समस्या से संबंधित जितना भी अनुक्रियाएं किया रहता है वह नवीन समस्या के समाधान में उन अनुक्रियाओं का प्रयोग कर लेता है। यही नियम बताता है। यही नियम बताता है कि पूर्व में बालक जो भी ज्ञान सीखा है उस ज्ञान का प्रयोग नवीन समस्या के समाधान में बालक कर लेता है। तो शिक्षक को ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जो बालक पूर्व में वैसी ही समस्या के समाधान में अनुक्रिया किया हो, तो उसी अनुक्रिया का प्रयोग करके पुनः बालक समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है। यही बताता सादृश्यीकरण का नियम। आप पढ़े होंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे में जो आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है यही सादृश्यीकरण के नियम पर आधारित है। जो जीन पियाजे की जो आत्मसातकरण, इंग्लिश में एसिमिलेशन की प्रक्रिया है, यही सादृश्यीकरण के नियम पर ही आधारित है। जीन पियाजे का जो सादृश्यीकरण या आत्मसातकरण का जो संप्रत्यय दिया था पूर्ण रूप से इसी पर आधारित है। तो शिक्षक को मुख्य रूप से ऐसी समस्या देनी चाहिए जो बालक जो पूर्व में वैसी ही समस्या का हल स्वयं किया हो। तो जितनी भी अनुक्रियाएं उस समस्या के समाधान में बालक किया रहेगा इसमें पुनः नवीन में कर लेगा। यही बताता है सादृश्यीकरण का नियम। आगे चलते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। यह बहुत बढ़िया है। साहचर्य परिवर्तन का नियम विषय वस्तु को किसी शब्द से जोड़ करके संबंध स्थापित करके सिखाना। यह जो साहचर्य परिवर्तन मतलब जटिल से जटिल विषय हो उसको एक शब्दों के माध्यम से जोड़कर संबंध स्थापित करके अगर सिखाया जाए तो इसे ही कहा गया साहचर्य परिवर्तन का नियम। और स्मृति में निमोनिक्स जो शब्द है निमोनिक्स याद रखें, इसका संबंध स्मृति से है। यह निमोनिक्स इसी साहचर्य परिवर्तन नियम पर ही आधारित है। इसमें होता क्या है कि पूरी विषय वस्तु को एक शब्दों से जोड़ देते हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग हैं तो विज्ञोर से जोड़ दिया, उसी से 7 रंग को हम निकाल लेते हैं, इसी को निमोनिक्स कहते हैं। ठीक यही नियम बताता है साहचर्य परिवर्तन का नियम कि किसी जटिल विषय को शब्दों के माध्यम से अगर हम जोड़ दें और समय पर वह शब्द याद होंगे और विषय को उसी से हम विस्तारित करके सीख जाएंगे। यह साहचर्य परिवर्तन का नियम बताता है। इस प्रकार से गौण नियम में मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुअन क्रिया का नियम, सादृश्यीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम पूर्ण रूप से हमने सविस्तार से वर्णन किया। और हमें विश्वास और आशा है कि हमारे सभी टेट 2026 देने वाले छात्र अधिगम के नियम के बारे में वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकेंड जो हमने जारी किया, अगर यह दोनों वीडियो अगर देख लेते हैं तो इससे 2 प्रश्न आते हैं। दोनों प्रश्न के उत्तर
इस वीडियो में हमारे पूर्ण रूप से आपको मिल गए होंगे। और अधिक से अधिक यह नियम हमारे यूपी टेट से ही संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप को विश्वास है हमें कि पूर्ण रूप से आप दो क्वेश्चन को कर लेंगे, गलती नहीं होगी। और इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहें। और मुख्य रूप से अगली वीडियो में हम लोग अधिगम से ही संबंधित एक अगली वीडियो हम जारी करेंगे, उससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और एक बार पुनः हमारे सभी टेट 2026 देने वाले बच्चों के लिए सुझाव कि समय कम है, अधिक से अधिक अपना समय पढ़ने पर दें, रिवीजन पर दें, नए नोट्स बनाने पर दें। हमारी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज वैष्णवी कोचिंग जानिया चंदौली में संचालित तो होती है और इसमें विस्तार से हम मनोविज्ञान के बारे में सब विस्तार से अध्ययन कराते हैं। और किसी भी बच्चे को आवश्यकता समझ में आए तो मनोविज्ञान पढ़ने के लिए तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लें और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके मनोविज्ञान में पूर्ण रूप से महारत हासिल करने के लिए बैच को ज्वाइन कर लें। इसी सुझाव के साथ मैं अपने विचारों को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को आप देखे होंगे और नए वीडियो पर भी आप डेली का डेली बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।